प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रो ऑपरेशंस यूज़ करते हुए स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करने का वे बताया था, सिखाया भी था आप लोगों को, एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताई थी और आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए कि जिनमें मैट्रिसेस आपको गिवन दिए गए थे और आप लोगों ने यूजिंग रो ऑपरेशंस उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर अगर 6 की तरफ जाएं तो इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, रो ऑपरेशंस टाइप का ही है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि आपने जो गिवन मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं इनको जो है वो इंडिकेटेड फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करना है। इंडिकेटेड फॉर्म कौन सी हैं? 2 तरह की हैं, या तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगी या एशेलॉन फॉर्म होगी। तो ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। चारों पार्ट्स में जो है वो 4 अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन्होंने। और इन मैट्रिसेस को हम लोगों ने यूजिंग रो ऑपरेशन जो है वो रिड्यूस करके एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो भी जिस पार्ट में कहा गया है उस फॉर्म में हम लोगों ने इनको ट्रांसफॉर्म करना है या चेंज करना है, एंड सिंपल वर्ड्स में कहते हो रिड्यूस करना है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है रो ऑपरेशन वाला क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला किया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप क्या करते हैं, आप अपने गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो एशेलॉन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होती है वो भी ऑलमोस्ट जो है थोड़ी बहुत आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती जुलती होती है। जस्ट कभी कभार एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो पिवट एलिमेंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में भी हमने यही करना होता है कि कोशिश करते हैं कि जितनी भी जीरोज हैं वो किसी मैट्रिक्स की वो एंड पे आए। अगर कोई जीरो बन रही है तो उसके बाद जो पहली एंट्री है वो 1 हो, नॉन जीरो एंट्री। उसके बाद उससे जो नीचे वाली एंट्रीज हैं सारी जीरो हो जाएं। जब जीरो होती है नीचे वाली सारी एंट्रीज तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो अगली रो होती है, जो नेक्स्ट रो होती है, नेक्स्ट रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो प्रीवियस रो से फिर ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है। जब पिछली रो का अगर पहला एलिमेंट आप 1 करके उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 कर देंगे, जब पहली रो का पहला जो एलिमेंट 1 करके आप उसको उससे नीचे वाले एलिमेंट जब 0 कर देंगे तो जो अगली रो उससे आती है, नेक्स्ट रो उससे आती है, उसमें क्योंकि ये नीचे वाला एलिमेंट 0 बन गया होता है तो उसका जो नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आता है वो चाहे यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, वो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, पिछली रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उससे आगे ही बन जाता है। जो मतलब जो सीढ़ियाँ टाइप की जो बनाती हैं समझने के लिए ये वाली, तो ऑटोमेटिकली उससे आगे बन जाता है वो वाला नॉन जीरो एलिमेंट। तो वो आपकी जो एशेलॉन या जो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का जो क्राइटेरिया है कि जो पिवट एलिमेंट है आपका हर आने वाली रो का हर पिछली रो से जो है आगे होना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो कवर हो जाता है वो वाला। तो ये बिल्कुल उसी वे से जिस वे से आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं रिड्यूस करते हो रो ऑपरेशन लगा के, वे बिल्कुल कंसेप्ट या वही यूज़ करना है कि आपने कॉलम वाइज जो है मूव करना है। कोशिश करना है कि जीरो रोज एंड पे हो, नॉन जीरो रोज जो है ऊपर की तरफ हो। पहला एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का 1 बनाए और नीचे वाले 0 बना दे ताकि आपका जो है वो एशेलॉन फॉर्म की तरफ प्रोसीजर जो है वो बढ़ता जाए, वो वाला कॉलम वाइज मूव करते जाना है। अगर एक कॉलम की पहला एलिमेंट 1 और बाकी नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए हैं तो फिर अगले कॉलम की तरफ मूव कर जाए। अगले कॉलम में अपने दूसरे की फिर दूसरी रो की तरफ फोकस करना है कि उसका पहला पिवट एलिमेंट जो है, या जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 हो और उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट जो है 0 हो। अगर सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट 0 करेंगे तो वो एशेलॉन फॉर्म की तरफ आप जा रहे होंगे। अगर पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट दोनों 0 करें तो फिर वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की तरफ जाते हैं हम लोग। ठीक है, एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में बस यही फ़र्क होता है कि एशेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो पिवट एलिमेंट होता है उससे के सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाते हैं, जिससे ये होता है कि पिवट एलिमेंट हर आने वाली रो का जो है वो पिछली रो से आगे चला जाता है। और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि पिवट एलिमेंट के नीचे वाले नहीं बल्कि ऊपर वाले एलिमेंट भी हम जो है वो 0 बना देते हैं, तो वो जो इंडियन फॉर्म बनती है फिर वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है वो कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के आपको यहाँ पे 4 पार्ट तकरीबन दिए हुए हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े मैट्रिसेस हैं, अगर मैं इनको करवाना चाहूँ तो इतना आसान नहीं है स्क्रीन पे इतने बड़े मैट्रिसेस के साथ डील करके इनके ऊपर ऑपरेशन लगाना, क्योंकि इस पर इतनी जगह जो है स्क्रीन पे नहीं बचेगी कि हर ऑपरेशन लगाने के लिए मेरे पास प्रीवियस मैट्रिक्स का लिखा हुआ लाजमी है जिसको देख के कैलकुलेशन करनी होती है। तो अगर मैं करवाना चाहूँ तो फिलहाल ये लास्ट 2 पार्ट हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। ये काफ़ी बड़े मैट्रिसेस हैं, इसमें तकरीबन 5 कॉलम्स हैं, इसमें तकरीबन 4 रोज और 4 कॉलम हैं। तो ये भी कोई बड़ा मैट्रिक्स है ये वाला। इसमें तकरीबन 3 रोज़ हैं ये वाली। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है। फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सेकंड पार्ट ही करवा लेता हूँ, इसमें एक 0 आ रहा है तो इसका जो है एक स्टेप मुझे जो है वो रो ऑपरेशन का कम करना पड़ेगा, लेकिन आइडिया वही है जो समझाने का एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो थोड़े स्टेप में जो है वो यहाँ
थोड़ी जगह पे आपको जो है मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ ये वाला। तो मैं सेकंड पार्ट जो है ये वाला आपको करके बताता हूँ कि क्या वे है जो रो ऑपरेशन का जिसको फॉलो करते हुए आप जो है किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्योंकि रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कहा गया है, इसका मतलब ये होगा कि हमें पिवट एलिमेंट के ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो बनाने पड़ेंगे। तो एशेलॉन फॉर्म में जैसे हमें नीचे वाले बनाने पड़ते हैं जीरो। तो ये वाला आपको रिड्यूस वाला करा देता हूँ ताकि आपकी एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन दोनों की प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है, इसका जो पहला कॉलम है इसका नाम 0 2 और 2। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके एंटीज हैं वो हैं 1 1 और 3। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 1 और 3। और नेक्स्ट है 3 -4 और 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 -4 और 2। और लास्ट वाला कॉलम है -2 3 और -1 -2 3 और -1। ये वाला आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आपको गिवन दिया गया। मैं एक बार फिर से एलिमेंट्स कंफर्म कर लूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 0 2 2 1 1 3 3 -4 2 और -2 3 और -1। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसको हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तब अगर आप इस मैट्रिक्स को फोकस करें तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि हमारा पिवट एलिमेंट जो है वो यहाँ पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो हमने कोशिश करनी है पहली रो का जो है वो 1 हो ताकि उसकी मदद से हम उसके नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 बना सकें। अब यहाँ पे आप देखें जो पहली रो आ रही है आपके पास उसका पहला एलिमेंट जो है वो 0 बन रहा है। तो पहला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो उसके नीचे वाले एलिमेंट जो है वो फिर हमें 0 बनाने पड़ेंगे। 0 की मदद से नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाना मुश्किल काम है, नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाना। तो हम क्या करते हैं रोज़ को जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि पहला हमारा जो पहला एलिमेंट यहाँ बन रहा है पहली रो का वो 0 ना हो बल्कि 0 के अलावा कोई और हो। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर क्या करते हैं हम, क्योंकि पहली रो में यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। हाँ दूसरी रो में यहाँ पे 0 आ सकता है और तीसरी रो में भी यहाँ पे 0 आ सकता है। तो हम क्या करते हैं पहली रो को दूसरी या तीसरी किसी भी रो के साथ जो है वो यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि हमारी पहली रो का जो पहला एलिमेंट जो है वो 0 ना हो। तो करीब R1 के करीब R2 ही है। तो हम क्या करते हैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जो R1 और R2 जो दो रोज़ हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो R1 जो है 2 जो है पहले नंबर पे आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा उसको चाहे तो मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी साथ में पता चलता रहे कि इसमें चेंजिंग नहीं हुई। 2 3 उसके बाद 2 और -1। तो अब साथ में आपको लिख के भी बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया है। और उसके अलावा यहाँ पे इक्वल का सिंबल जो है आप लोगों ने नहीं लगाना। आपने क्या करना है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है। अब ये दोनों मैट्रिसेस अब आपस में इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। उनकी मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंटीज भी जो हैं वो आपस में इक्वल हों या उनके आंसर्स आपस में इक्वल हों। क्या तो यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस अब डिफरेंट आ गए हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे बल्कि ये इक्विवेलेंट वाला सिंबल लगाएंगे, ऊपर आर लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा रो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई रो ऑपरेशन लगा के यहाँ पे जो है वो इन नया मैट्रिक्स जो है लिखा है जो कि इक्वल नहीं है लेकिन रो इक्विवेलेंट है। तो ऑपरेशन कौन सा लगाया हमने बाय R1 और 2। ये R1 2 का मतलब ये होगा कि हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हमने जो पहली रो है उसका पहली एंट्री जो है 1 बनानी है ताकि 1 की मदद से जो हम उसके बाकी नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 बना सकें। और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में पिवट एलिमेंट आपका 1 ही होना चाहिए, ये भी कंडीशन होती है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे पहली रो की पहली एंट्री को जो है हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 1 बनाने के बाद आपके पास एक वे तो ये है क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप पूरी की पूरी रो को जो है वो क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका पिवट एलिमेंट जो है 1 बन जाए। एक वे तो ये है। दूसरा वे ये है कि 2 जो है ये वाला 2 1 कब बनेगा जब इसमें से 1 माइनस होगा तब ये 1 बनेगा। अब इसमें से अगर आपने 1 माइनस करना है तो आपको पूरी की पूरी रो में से 1 माइनस करना पड़ेगा और 1 किसी और से रो से बनाने के बाद माइनस करना पड़ेगा। अब किसी और रो से 1 कैसे बना सकते हैं, यहाँ से तो 1 नहीं बना सकते क्योंकि 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 नहीं बनेगा। हाँ अगर हम R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है वहाँ पे 1 बन जाएगा। जब R3 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगा। लेकिन उसके केस में फिर क्या होगा यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। जब R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको फिर आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे जब -1 है इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ इसमें से माइनस होगा, तो इन दी एंड आपकी कैलकुलेशन में जो है फ्रैक्शन तो फिर भी आ ही जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन अगर आ ही रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आसान वे जो है 1 बनाने का चूज़ करते हैं। और आसान 1 बनाने का आसान वे ये है कि जो भी नंबर आपका पहले नंबर पे आ रहा है किसी रो में, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जो है आप, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता है 1/2, तो 1/2 से आप पूरी की पूरी रो का मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक आपका फ्रैक्शन आएगा 1/2, एक फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा। याद रखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये फ्रैक्शन वाला जो है ऑप्शन आप लोगों ने तब चूज़ करना है जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना बन रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 की जगह 1 होता तो फिर मैंने क्या करना था, R1 में से जो है वो R3 को माइनस कर देना था। तो जब ये वाला 1 इस 2 में से माइनस होना था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 बन जाना था। और बाकी भी क्योंकि नंबर ही है, सिंपली फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं है, बाकी भी एलिमेंट्स माइनस हो गए, कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पे आ जाना था और आपकी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना था। लेकिन हमने दोनों भी चेक करके देख ली हैं कि अगर हमने 1 बनाना है तो यहाँ तो R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तभी फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फिर हम जो है फिर थोड़ा मुश्किल भी ऑपरेशन लगाने के बजाय हम थोड़ा सा आसान ऑपरेशन लगाते हैं कि फिर हम R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करने के बजाय सिंपली R1 को जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब R1 को, इस पहली रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 1 बन जाएगा। बाकी भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे ही होंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा हमारे पास। तो ठीक है, फिर यही ऑप्शन जो हमारे पास है इसी को हम चूज़ करते हैं कि हम अब हमने क्या करना है, पहले कॉलम सॉरी पहली रो की पहली एंट्री हम लोगों ने 1 बनानी है। तो नेक्स्ट अगेन फिर रो ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो पहली रो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला एलिमेंट जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 1 आएगा। दूसरे एलिमेंट की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2, तीसरे एलिमेंट की जगह आपके पास आ जाएगा -2 और फोर्थ एलिमेंट की जगह आपके पास आ जाएगा 3/2। ये क्या कर दिया मैंने, पूरी की पूरी R1 को जो है वो, या फर्स्ट रो को जो है मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 1/2 R1। उसके बाद बाकी रोज जो हैं वो एज डीज रहेंगी, यहाँ पे 0, 1, 3 और -2, उसके बाद 2, 3, 2 और -1। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपका काम ये वाला। अब आस्ता आस्ता जो है वो अपने कॉलम वाइज जो है अपने रो एशलोन रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और पहली एंट्री 1 बन गई है, उसके नीचे वाली एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए। एक एंट्री तो पहले से 0 बनी हुई है, इसलिए हमें ये एंट्री 0 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कहना कि एक स्टेप जो है ऑपरेशन जो है आपको यहाँ पे नहीं लगाना पड़ रहा, बस एक ही ऑपरेशन यहाँ पे आपको एक और लगाना पड़ रहा है, वो ये है कि इस 2 को हम लोगों ने जो है वो 0 बनाना है। अब 2 को 0 बनाना आपको पता है कैसे बनाते हैं, 2 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और 2 में से जो 2 माइनस करना है वो हमें किसी रो से बनाना पड़ेगा, वो ये वाला जो 1 है वो हमें 2 बनाने में जो है वो हमारी हेल्प करेगा। 1 हमेशा 1 की वजह से आप जो है ना कोई भी नंबर बना सकते हैं और उसको किसी दूसरे नंबर में से जो है वो या रो में से माइनस कर सकते हैं। तब क्या आपको क्लियर ऑपरेशन नज़र आ रहा है कि अब आपने नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन लगाना है। हमने क्या करना है, जो थर्ड रो है बाई R3, उसमें से हमने माइनस करना है 2R1 को। R1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बनेगा, ये 2 2 में से माइनस होगा और आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाई R3 - 2 R1, ये वाला ऑपरेशन अब लिखता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आता है यहाँ पे। पहली 2 रोज तो वैसे की वैसी रहेंगी, यहाँ पे ओके आएगी 1, 1/2, उसके बाद -2 और 3/2, उसके बाद सेकंड रो है 0, 1, 3 और -2। जो लास्ट वाली रो है उसमें चेंजिंग होगी क्योंकि हम R3 में से 2R1 को माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो 2R1 का आंसर निकाल लेते हैं कि 2R1 का आंसर क्या है, साइड पे रहा वर्क पे, ताकि मैं जो है वो कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये आपके पास R1 लिखी हुई है और हमने 2R1 का आंसर पहले निकालना है। तो 2R1 किसके बनेगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, और ये 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद ये -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा -4। उसके बाद ये 3/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपली 3। तो ये 2R1 का आंसर है, यहाँ पे ये 2R1 का आंसर है ये वाला। इस 2R1
को हमने R3 में से जो है वो माइनस करना है। तो R3 यहाँ पे लिखी हुई है, मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये R3, ये R3 है, और ये आपके पास क्या है, 2R1 है। अब इस R3 में से इस 2R1 को माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस करना है। तो बारी बारी देख के यहाँ पे माइनस करते जाएं। थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र ना आए, समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये 2 जो है इस 2 में से माइनस होगा तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। ये 3 जो है वो इसमें से ये 1 माइनस होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ये 2, इस 2 में से -4 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस -4, 2 प्लस 4 बन जाएगा, ये आपके पास 6 बन जाएगा। तो 2 माइनस -4 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद ये जो -1 है, -1 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4। तो ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं, R लिख के नीचे इक्विवेलेंट का सिंबल जो है लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कुछ लिखा उनका मैं रेज करता हूँ यहाँ पे, ताकि तो ये है आपके पास आंसर, अभी तक का आंसर, जिसमें हम जो है वो अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक ये हो चुका है कि हमारा पहला कॉलम जो है वो कवर हो चुका है, कि पहले कॉलम की जो पहली रो की पहली एंट्री है उसको हमने 1 बनाया है, और उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे 0 बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड कॉलम की सेकंड रो की तरफ, कि पिवट एलिमेंट उस अब जो सेकंड रो है उसकी उसकी बारी आएगी। पिवट एलिमेंट उसका जो भी पहले नंबर पे नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे बाय चांस हमारे पास जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। तो ये आसान हो गया कि हमें यहाँ पे 1 खुद बनाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस 1 के नीचे और इस 1 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें 0 बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एशेलोन फॉर्म बनानी होती तो हमने सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में रिड्यूस एशेलोन का कहा गया है, हमने ऊपर वाले एलिमेंट को भी क्या करना है, 0 बनाना है। अब आप खुद ही देखें, 1 आपके पास मौजूद है और 1 की वजह से आप लोगों ने उसके ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट जो है वो 0 बनाना है। तो यहाँ पे R2 में जो 1 लिखा हुआ है, क्या ऑपरेशन लगाएं कि जो R1 में जो 1/2 आ रहा है यहाँ पे, और R3 में जो 2 आ रहा है, वो एलिमेंट जो है वो 0 बन जाएं। तो आपको पता है 1/2 अगर 0 बनाना है तो 1/2 में से 1/2 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर 2 को 0 बनाना है तो 2 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा ताकि उसकी जगह 0 बन जाए। तो करते हैं फिर वही सेम कैलकुलेशंस। आपके पास जो, क्योंकि हमने सेकंड रो की मदद से बनाना है बाकी एलिमेंट्स को 0, तो चेंजिंग किस में आएगी, पहली रो में चेंजिंग आएगी और थर्ड रो में चेंजिंग आएगी। तो ये यहाँ पे दो ऑपरेशन जो हम एक वक्त कर सकते हैं, एक तो हमने पहली रो में 0 बनाना है तो हम एक ऑपरेशन लगा सकते हैं बाय R1 माइनस 1/2 R2 अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, इस 1 से 1/2 बनेगा और वो 1/2 इस 1/2 को 0 बना देगा। और उसके अलावा एक और ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, वो ये है कि हम R3 में से माइनस कर दें 2R2 को। तो R3 में से जब आप 2R2 को माइनस करेंगे, तो R3 में से जब आप 2R2 को माइनस करेंगे तब भी जो 1 के नीचे जो 0 आ रहा है वो भी आपका 0 बन जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे हम जो है इकट्ठे यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेशन अब करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को सब जो है वो क्लियर हो रहा होगा सब लोग। तो चेंजिंग किस में नहीं आएगी, सेकंड रो में चेंजिंग नहीं आएगी, 0 1 3 और -2, ये सेकंड रो वैसे की वैसे रहेगी। उसके बाद R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको R1 में से माइनस करना है। और थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे डक्ट करने लगा हूँ, यहाँ कह लेते हैं साइड पे रफ वर्क ही पहले कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए। तो हमने पहले क्या करना है, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास R2 लिखी हुई है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी थी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखते हैं पहले 1/2 R2, इसका आंसर क्या था आपके पास, इसका आंसर आपके पास आ रहा है, जब 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। उसके बाद जब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास 1/2 आएगा। उसके बाद जब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3/2। और जब -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -1।
तो ये है 1/2 R2 का आंसर। अब इस 1/2 R2 को हमने माइनस करना है R1 में से, ठीक है। R1 आपके पास कौन सी है, ये वाली पहली रो है जो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में भी लिखी नज़र आ रही है। तो करस बारी बारी माइनस करते हैं। इस 1 में से जब इस 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में से जब 0 को माइनस करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो 1/2 था जिसको हमने 0 बनाना था, इस 1/2 में से जब हम इस 1/2 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमने बनाना था। इस 1 के ऊपर वाला एलिमेंट 0 वो बन गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इस -2 में से ये 3/2 जो है वो माइनस करेंगे, फिर आपके पास आंसर क्या आएगा। अब आपको पता है एक तो 2 3/2 1.5 होता है, तो ये इसकी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। यहाँ पे -2 में से 3/2 को माइनस करना है। मैं थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ विद डिफरेंट कलर्स ताकि आपको पता चल जाए क्या। तो -2 में से हमने 3/2 को जो है वो माइनस करना है यहाँ पे। आंसर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 एलसीएम आएगा। ये वाला 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे -4। और क्योंकि -2 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में है और एलसीएम भी 2 है, इसलिए ये आपका जो -3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा सेकेंड फ्रैक्शन के केस में। और ओवर आपके पास आंसर आ जाएगा -7/2। तो ये -7/2 कैसे आया है, जब इस -2 में से हम लोगों ने इस 3/2 को जो है वो माइनस किया है। आंसर हमारे पास क्या आ गया, -7/2। ये -7/2 हम नेक्स्ट अपना आंसर लिखते हैं। हमें जो रफ वर्क है यहाँ पे इरेज कर दूँ ताकि बाकी के आंसर हम जो है यहाँ पे लिख सके कैलकुलेट करने के बाद। तो -7/2 आंसर आपके पास आ रहा है, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे -7/2। उसके बाद ये 3/2 में से इस 1 को जो है माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस -1 करेंगे तो +1 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 3 + 2/2। ये आपके पास बन जाएगा 5/2। तो ये आपके पास बन गया इन दी एंड 5/2। तो 3 + 2 5/2, ये 5/2 बन जाएगा। अब यही 5/2 आंसर जो हम लिखते हैं, जो रेफ वर्क है यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो 3/2 और -1 आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/2। तो यही वजह होती है फ्रैक्शन क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके फ्रैक्शन जो है इन्वॉल्व ना हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है जल्दी हो, आसानी से, और मिस्टेक के चांसेस जो है जितना हो सके कम हो। खैर ये हम लोगों ने पहला ऑपरेशन यहाँ पे कर लिया है, R1 -1/2 R2। उसके बाद ये सेकंड ऑपरेशन जो है जिसमें R3 में चेंजिंग होगी, ये करना है R3 - 2 R2 करना है। अब इसके लिए भी हम पहले 2R2 का आंसर जो है वो निकालते हैं, वो क्या होता है, फिर माइनस करते हैं। इसलिए जो ये फालतू वर्क है इसको यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट हमने किस कहाँ से निकालना है, 2R2 का। 2R2 कहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता है 2R2, उसका आंसर होगा R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 0। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा 6। और -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा 4। तो ये आ गया आपके पास इस 2R2 का आंसर, ये वाला इस R2 का आंसर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, R3 में से 2R2 को माइनस करना है। और R3 कौन सी है, ये जो ऊपर उसके मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला R3 आपने कंसिडर करना है, पीछे किसी और मैट्रिक्स का R3 कंसिडर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जो इरेज कर दूँ फालतू नोटेशंस, ताकि थोड़ा सा पॉइंट आउट करने में मुझे आसानी हो। ठीक है, अब इस R3 में से हमने R2 को माइनस करना है। तो जब 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद इस 2 में से जब इस 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 0। और यही हम लोगों ने बनाना था, यहाँ पे 0 बनाना था इस पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे। और उसके बाद इस 6 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। और इस -4 में से जब हम इस -4 को माइनस करेंगे तो -4 माइनस
करेंगे उसमें से -4, तो ये आपके पास बन जाएगा -4 + 4, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल -4 में से जब हम -4 को ही माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। वो 0 आंसर आपका जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लिख लिया हमने आंसर। तो ये 2 ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे जो है इकट्ठे जो है लगा दिए हैं एक ही जगह पे, तो हमारे पास इंडियन फाइनल आंसर अब ये आ गया है। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो एशलोन फॉर्म, रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है हमारा गिवन मैट्रिक्स कि ये पहली रो का पिवट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, ये वाला 1, और उसके नीचे वाले एलिमेंट क्या है, 0 है। उसके बाद जो अगली रो है, अगली रो इसको मैं थोड़ा रेज करता हूँ, अगली रो आपके पास ये है R2, इसका भी पिवट एलिमेंट क्या आ रहा है, इसका भी पिवट एलिमेंट जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 आ रहा है, और इसके भी ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। उसके बाद जो तीसरी रो है, तीसरी रो क्योंकि सारी की सारी 0 बन गई है, तो हमने क्या कर दी है, वो हमने एंड पे लिखी हुई है। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, रिड्यूस एशलोन फॉर्म की जो फॉर्म बन गई है, जितनी भी नॉन जीरो रोज थी वो एंड पे लिखी हुई है, एक थी तो एंड पे लिखी हुई है, और उसके अलावा बाकी जो नॉन जीरो रोज थी जो कि 2 थी, उनमें जो पिवट एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 ही आ रहा है पिवट एलिमेंट, और उन पिवट एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट जो है वो 0 बन रहा है। अब हो सकता है कि इसके माइंड में ये आ रहा हो कि ये वाले एलिमेंट जो है 0 नहीं बने, ये वाले एलिमेंट, तो हमने सिर्फ 0 उन एलिमेंट्स को बनाना है जो पिवट एलिमेंट के ऊपर या नीचे होते हैं। तो जब भी कहीं आपका कोई नॉन जीरो एलिमेंट, पहला नॉन जीरो एलिमेंट आएगा किसी रो का, उस नॉन जीरो एलिमेंट को हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। रिड्यूस एशलोन फॉर्म के केस में वो नॉन जीरो एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, और उस 1 के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट आप लोगों ने 0 बनाने होते हैं रिड्यूस एशलोन फॉर्म के केस में। और अगर एशलोन फॉर्म सिर्फ कहा गया है तो सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपका पिवट एलिमेंट है और इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या कर दिए, 0 बना दिए। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो का ये पिवट एलिमेंट था, इसके ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट था उसको 0 बना दिया। अगर सिर्फ ये कहा होता कि आपने एशलोन फॉर्म बनानी है, रिड्यूस एशलोन फॉर्म नहीं बनानी, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमें इस 1/2 को जो है वो ये वाला 0 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। हमने सिर्फ क्या करना था, सिर्फ इसी 0 को जो है हमने, सॉरी इसी 2 को जो है, इस 2 को यहाँ पे सिर्फ 0 बनाना था। वो हमारी ये जो फॉर्म बन जानी थी, ये एशलोन फॉर्म बन जानी थी। लेकिन क्योंकि रिड्यूस एशलोन फॉर्म क्वेश्चन में कहा गया, इसलिए हमने ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट भी 0 बनाए हैं, और जितनी भी जीरोस थी उनको एंड पे ले दिए हैं, और रिड्यूस एशलोन फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल जो है हो रही है। इसलिए अब ये जो मैट्रिक्स आपका इंडियन मिल गया है आपका, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में है गिवन मैट्रिक्स की रिड्यूस एशलोन फॉर्म में। तो ये एक एग्जाम क्वेश्चन एक्सरसाइज को जो मैंने आप लोगों को करवाया है कि रो ऑपरेशन जो है आप लोगों ने जो है वो उससे याद नहीं करने हैं। और जैसे मैंने आपको एक दो स्टेप पे जो है वो दो दो वेज भी बताए थे किसी एलिमेंट को 0 बनाने के या 1 बनाने के। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है कोई डिफरेंट वे भी चूज़ करता है या मुश्किल वे भी अगर कोई चूज़ कर लेता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुश्किल वे इतना ही मुश्किल नहीं होता कि वो कैलकुलेट ना कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ऑपरेशन चाहे आपके डिफरेंट हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दी एंड आपका आंसर अगर आपने सेम किया तो सभी स्टूडेंट का आंसर जो है वो सेम ही आता है हमेशा। स्पेशली जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तब तो आपका 100% आंसर जो है वो सेम आता है। तो याद रखें, आप लोगों ने ये ऑपरेशन जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं कभी कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, या ये देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। आपने जस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना है कि अगर आपने डंडी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है तब आपने कॉलम वाइज किस वे से मूव करना है, कौन कौन सी एंट्री को पहले 1 या 0 बनाना है, फिर किन एंट्रीज को 0 बनाना है। उसी तरह फिर कॉलम वाइज आगे बढ़ते जाना है, और जो जो सूटेबल ऑपरेशन आपको आसान लग रहा है, ठीक लग रहा है, वो वाला ऑपरेशन लगा के आप लोगों ने जो है वो उनको एलिमेंट्स मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस करते जाना है। लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए लाजमी है। ये ना आप कोई अपनी तरफ से कोई गलत ऑपरेशन लगा दें, ऐसे ही किसी रो में कोई नंबर ऐड कर दें और कह दें कि ये 0 बन गया है, इस तरह नहीं होगा। जो 3 सिर्फ ऑपरेशन मैंने आपको बताए हुए हैं उन्हीं की हेल्प से आप लोगों ने चेंजिंग करनी है मैट्रिक्स के ऊपर। या तो किसी रो की किसी भी 2 एंट्रीज को आपस में, या किसी भी एंट्रीज कह रहा हूँ सॉरी, रो मैट्रिक्स की किसी भी 2 रोज को या तो आपस में या इंटरचेंज कर सकते हैं। एक ऑपरेशन तो आप ये लगा सकते हैं, या फिर ये कि किसी भी रो को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन आप लगा सकते हैं दूसरा। और तीसरा ऑपरेशन ये है कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप किसी दूसरी रो में से ऐड भी कर सकते हैं, उसको उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सूटेबल आपको लगता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी दूसरे रो में से करने वाला, वो आप लोग करें। ये 3 ऑपरेशन ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या ट्रायंगल टाइप की 3 तरह के ऑपरेशन है, इन्हीं को यूज़ करके आप लोग जो है वो मैट्रिसेस में जो है वो
चेंजिंग कर सकते हैं और उसको किसी और फॉर्म में जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके अलावा अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते कि हमने इसमें से 2 माइनस कर दिया था या इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इस तरह नहीं होगा ये वाला। और हर बार जो है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जब भी कोई नया मैट्रिक्स लिखें ये लाजमी लिखना है ये वाला आर इक्विवेलेंट, और साथ साथ वो ऑपरेशन लाजमी मेंशन करना है कि कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोगों ने ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ ये वाला कौन सा ऑपरेशन जो है वो पिछले मैट्रिक्स के ऊपर लगाने के बाद आप लोगों ने ये वाला मैट्रिक्स जो है वो लिखा है, ये भी लाजमी आप लोगों ने बताना है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी गिवन मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का। अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए, ताकि आप लोगों की जो है वो उससे वो प्रैक्टिस जो है वो हो सके। तो न्यू अब आइए आ गए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज थी आपके पास 3.2 मैथमेटिकल मेथड की। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने अभी आप लोगों को सेकंड पार्ट करवाया है, बाकी इसके कितने पार्ट रह गए, 3 पार्ट्स रह गए हैं, और इन 3 पार्ट में से आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो चलें पहला ही पार्ट जो है वो एक पहला पार्ट ये वाला कर लें, इसी की तरह का ही है ये वाला, ठीक है। 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो एक तो आप लोग पहला पार्ट करें, इसको क्या करना है आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करना है। उसके अलावा पार्ट नंबर 3 कर लें, क्योंकि आप लोग पेज पे करना है, आप लोगों को ज़्यादा मसला नहीं होगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। तो ये एक एचेलॉन फॉर्म वाला करें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 जो है उसमें आप लोगों ने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है गिवन मैट्रिक्स को, और पार्ट नंबर 3 में आप लोगों ने एशलोन फॉर्म में जो है गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको एशलोन फॉर्म में ये फायदा होगा कि आपका जो भी पिवट एलिमेंट होगा आपको उसके नीचे वाले एलिमेंट जो है वो जीरो बनाने पड़ेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट जीरो नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में उसमें अगर आपको कोई पिवट एलिमेंट आ रहा है तो आपको ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है वो लाजमी जीरो बनाने पड़ते हैं, और ये तरतीब मेंटेन रखनी पड़ती है कि आपका हर आने वाली रो का पिवट एलिमेंट जो है वो प्रीवियस रो के पिवट एलिमेंट से आगे ही हो। वो जब आप जीरो बनाते हैं ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाते हैं तो वो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका अगली रो का जो पिवट एलिमेंट है वो आगे ही चला जाता है जीरो पहले जीरो बनाने की वजह से। तो जब आप कॉलम वाइज मूव करते हैं, सही वे को फॉलो करते हैं, तो आपके कुछ जो मुश्किलें जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है खुद ही सॉल्व हो जाती हैं, कि पिवट एलिमेंट फॉर एग्जांपल जो है आपका खुद ब खुद ही आगे जो है बनना शुरू हो जाता है जब आप जो है वो पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है जीरो बनाना शुरू कर देते हैं। तो वे को प्रॉपर वे को फॉलो करें, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। नहीं हर क्वेश्चन का को देखना कि इसमें पहले ये किया था इसमें पहले ये किया था, अगर ऐसे देखेंगे तो आपको कभी भी जो है ना वो समझ नहीं आएगी, और ना ही आप कभी कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकेंगे। अगर वे आपको पता है तो फिर जैसे मर्जी मैट्रिक्स चेंज किया गया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट वे को फॉलो करते हुए जो है ना देख देख के जो है ना कह लेके काम करना है कि अब ये वाला ऑपरेशन लगाना है, अब ये वाला ऑपरेशन लगाना है, आप जो है उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अरिथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते रिड्यूस कर सकते हैं, एशलोन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस एशलोन फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो आज के फिर लेक्चर के इतना ही काफ़ी है।